दोस्तों, पंचमद शोध संस्थान के अमृतसर अध्ययन केंद्र की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं तबलीगी जमात और इससे क्या आज के संदर्भ में चुनौतियां हैं। दोस्तों, आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले शायद हमने तबलीगी जमात का नाम भी नहीं सुना था, और आज शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसके जुबान पे तबलीगी जमात का नाम ना। कारण साफ है कि आज जब कोरोना महामारी से सारा देश, समाज, राष्ट्र एकजुट होकर संघर्ष कर रहा है, तो उस समय ये जो तबलीगी जमात और इसके जो मुखिया है मोहम्मद साद खंडालवी, जिनको अमीर कहते हैं, उनका व्यवहार जो है, उस व्यवहार ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है इस जमात के ऊपर। और इसी संदर्भ में हम लोगों के मन में है कि तबलीगी जमात है क्या। वास्तव में यदि हम शब्दों के अर्थ में जाएं तो इसका अर्थ है प्रचार करने वालों की जमात। और इस प्रचार करने वाली जमात का लक्ष्य है कि दुनिया में इस्लाम का वर्चस्व स्थापित करना, हेजिमनी स्थापित करना। आज से 100 साल पहले लगभग 1926 में मोहम्मद इलियास खंडालवी जो है, उन्होंने इसकी स्थापना की। और इसका मूल मंत्र जो है वो क्या है कि ओ मुसलमानों, तुम सच्चे मुसलमान बनो। इसकी बैकग्राउंड क्या है कि जो मोहम्मद इलियास खंडालवी से वो एक उल्मा परिवार से संबंध रखते थे। देवबंदी जो है इस्लामिक, वहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और उससे ऊपर जाके हम देखते हैं कि वो एक ऐसे वातावरण में जो है पले बढ़े जो कि एक बहुत ही कट्टरवाद का वातावरण था। और उनका मकसद क्या था कि दुनिया में, इस भारत में इस्लाम का वर्चस्व कैसे स्थापित किया जा सकता। तो दिल्ली के पास एक क्षेत्र है मेवात, वहां पे मियो एथनिक ग्रुप के राजपूत रहते थे। उनमें से बहुत से लोग ना देखते नहीं, 5-6 मुगल काल में जोर जबरदस्ती और ज्यादती के कारण इस्लाम धर्म से इनकार कर दिया। जब इलियास जी वहां गए, उन्होंने देखा कि ये इस्लाम धर्म तो इन्होंने स्वीकार कर लिया है, पर अभी भी ये अपनी जड़ों से, अपने पूर्वजों से और भारतीय संस्कृति समाज से काफी तक जुड़े हुए, अर्थात के नाम हिंदुओं के, इनका पहनावा हिंदुओं जैसा है, ये अपनी जो चचेरी बहनों में शादी नहीं करते, गौ मांस नहीं खाते। खंडालवी साहब ने कहा थे ये तो गलत बात है, इनको सच्चा मुसलमान बनना चाहिए। और सच्चा मुसलमान की परिभाषा क्या है, जो खंडालवी साहब ने कहा, और तबलीगी जमात जिसमें यकीन करती है और काम करती है, कि हर मुसलमान का जो स्वरूप है वो हजरत मोहम्मद जैसा होना चाहिए, जो 1400 साल पहले उस समय मोहम्मद जो है जिस तरह की पोशाक पहनते थे, जिस तरह लंबी दाढ़ी और छह कटाई होती थी, वैसा ही स्वरूप रखना है। पजामा घुटनों से ऊपर हो, लंबा कुर्ता हो, जमीन पे सोना है, उंगलियों से खाना है, भारतीय वस्त्रों का त्याग करना है, और औरतों को पूरे हिजाब में रहना है, तब वो सच्चा मुसलमान। इसके अतिरिक्त सच्चा मुसलमान वो है जो अपने पूर्वजों के रीति रिवाज को छोड़ दे, पूर्णतः शरीयत का पाबंद हो। और इस तरह जो इलियास साहब थे, उनका मकसद क्या था कि
जो भारतीय मुसलमान हैं उनको अपने पूर्वजों की जड़ों से काटा और अरबी संस्कृति से जोड़ा। इस तरह ये पहला मूल मंत्र था। उसके बाद क्या है कि जो विशेषता है तबलीगी जमात की, कि हर व्यक्ति जो तबलीगी है वो एक प्रचारक है। ये बात पहले सिर्फ मुस्लिम विद्वानों तक सीमित थी, यही धर्म प्रचार में शामिल थे, पर तबलीगी जमात में इन्होंने क्या कहा कि हर जो इनका सदस्य है उसकी जिम्मेवारी है कि वो महीने में 3 दिन और साल में एक चीला करे, 40 दिन जो है वो तबलीगी कट्टरवादी जो जिहादी इस्लाम है उसका प्रचार करे। और ये सब पे लागू होता है। इसके अतिरिक्त बाकी जो है कि अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, हजरत मोहम्मद अल्लाह का एकमात्र पैगंबर है। और एक विशेष बात यह थी कि जो तबलीगी जमात को बाकी इस्लाम के स्कूल से अलग करती है कि ये लोग राजनीतिक जिहाद, जिसमें सत्ता जो है उस पर नियंत्रण करके इस्लाम का प्रचार करे, इसको ना समर्थन करते हुए सामाजिक जिहाद की बात करते कि मुसलमानों को सच्चा मुसलमान बनाओ, समाज में कट्टरवादी इस्लाम का प्रचार करो और ज्यादा से ज्यादा उसका विस्तार करो। जब समाज में पूरे इस्लाम का अच्छा आधार बन जाएगा तो अपने आप जो है इस्लाम का, मुसलमानों का वर्चस्व बनेगा। इस तरह देखने में तो ये बड़ा शांति प्रिय लगता है, पर राजनीतिक जिहाद और जिनका सामाजिक जिहाद, इनका लक्ष्य दुनिया में एक ही है, वो कि मुसलमानों का आधिपत्य हो, मुसलमान जो है उनकी हाजिमनी। अब तबलीगी जमात जो है आज इसके सदस्यों की संख्या लगभग दुनिया में 8 करोड़ के करीब और 180 देशों में इनके मरकज या जिनको कहते हैं हेडक्वार्टर है। और आज 20वीं सदी में ये सब धर्मों में प्रचारकों का सबसे बड़ा एक आंदोलन माना जाता है और इस्लाम का सबसे बड़ा आंदोलन है, जिसने मुस्लिम समाज में एक रूढ़िवादी, कट्टरवादी, वहाबी और अंधविश्वासी वर्ग खड़ा कर दिया है और पूरी तरह इनकी ब्रेन वॉशिंग हो जाती है। ये किसी तरह भी आधुनिक तर्क प्रगतिशील विचारों के खिलाफ और उससे जो साथ जुड़ी बात है कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत सरकार का, किसी भी सरकार का, सरकारी नीतियों का, सरकार की गतिविधियों का, किसी का भी ये विरोध नहीं करते हैं, चर्चा में रहना पसंद नहीं करते हैं, कभी प्रेस पे नहीं जाते हैं, कभी मीडिया पे नहीं आते हैं। मतलब कि पूरी इनकी गोपनीयता है। इनकी सदस्य संख्या का जो मैं बताया वो भी एक अंदाजा है ना, इनकी कोई प्रकाशन नहीं होता है गतिविधियों का। और ये जो गोपनीयता है इसकी एक खास बात है। और इसके जो फंडिंग का सोर्स है उसका भी नहीं पता है। ये सभी कहते हैं कि हमारे जो सदस्य हैं वही स्पॉन्सर करते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। हम आगे इसका जिक्र करेंगे। सो एक पूरा गुपचुप तरीके से ये लगातार काम करके पिछले 100 साल में बहुत जबरदस्त प्रचार और प्रसार की इस्लाम की जो है ये संगठन बन गया है। जैसे मैंने बताया विश्व के लगभग बहुत से देशों में इसका हर वर्ष एक अधिवेशन अपने हेडक्वार्टर में होता है, जिसको हम वार्षिक धार्मिक अधिवेशन या इज्तिमा बोलते हैं। और ये देशों से और हर उस देश के जो मुख्य प्रतिनिधि होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। अभी हाल में ही 15 मार्च में पाकिस्तान में इनका जो है वार्षिक अधिवेशन या इज्तिमा हुआ, जिसमें लगभग 2.5 लाख तबलीगियों ने भाग लिया। हम क्या देखते हैं, डॉक्टर फरहान जाहिद है एक एक्सपर्ट जो तब इन पे काम करते हैं। वो कहते हैं इज्तिमा या धार्मिक अधिवेशन इस्लाम धर्म के उग्रवादी तत्वों का मिलन होता है, जो इस्लाम से जुड़ी हिंसक गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। वह उनमें
समन्वय बनाने का ये एक उत्तम मौका होता है। ये कोऑर्डिनेशन बनाते हैं कि आगे क्या करना है और फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। और ऐसा ही सम्मेलन ये अभी निजामुद्दीन में भी हुआ। अब बात है कि ये तो सैद्धांतिक चीज है, वास्तविक स्थिति क्या है? जब हम वास्तविक स्थिति देखें सैद्धांतिक में, तो ये संगठन जो इसकी रचना है, देखते हैं कि ये एक बहुत ही गैर राजनीतिक, शांति प्रिय, धर्म प्रचार का बड़ा सौम्य साप्य संगठन लगता है, परंतु ये वास्तव में एक रणनीति का हिस्सा। जब इसकी रचना हुई तो उस समय हम देखते हैं कि एक एक्सपर्ट बहुत है इस पे, मोहम्मद खालिद मसूद, उन्होंने एक किताब लिखी है ट्रैवलर्स एंड फेथ, जो एक ऑथेंटिक बुक है तबलीगी जमात पे। तो वो लगता है कि प्रारंभ में इन्होंने सिर्फ अपना प्रचार मुसलमानों तक ही सीमित किया, गैर मुसलमानों में नहीं किया। कारण कि उस समय 1926-20 के करीब जो हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था, उससे ये टकराव नहीं चाहते थे, और इसलिए इन्होंने क्या कहा, ये मुसलमानों सच्चा मुसलमान बनो, मुसलमान तो की सीमित रहे, परंतु समय जगह और गैर मुसलमानों की तुलनात्मक स्थिति देखकर ये तय किया जाता है कि ये अपना जो प्रोग्राम है वो कैसे बदलते हैं। ये जो इनका प्रोग्राम है कैसे बदलता है, मैं उसको 3 फेसेस में देखता हूँ, 3 चरणों में देखता हूँ। पहला चरण जो है वो 1926 से 46 तक जाता है, जब इन्होंने अपना आधार कंसोलिडेट करना था, मजबूत करना था, और इस समय इनका पूरा फोकस जो था वो क्या था, मुसलमानों को कट्टरवाद और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, उनका अरबी स्वरूप जो है उसको बनाना, एक सेपरेट आइडेंटिटी अरबी स्वरूप में स्थापित करना। दूसरा चरण जो है वो 1946 से 1995 तक चला, जब इन्होंने लगभग 90 देशों में अपने मरकज स्थापित किए, हेडक्वार्टर स्थापित किए, और साथ ही साथ इस्लाम के प्रचार, अपने मुसलमानों को कट्टरवाद के साथ साथ धर्म परिवर्तन का भी काम शुरू करा। और इस समय देखते हैं हम बहुत सा इन्होंने जो है गैर मुसलमानों में धर्म के जो है परिवर्तन के प्रयास दुनिया भर में किए, जिसके कारण ये और ज्यादा शक्तिशाली हो। और इसके बाद जो आज का तीसरा चरण है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 1995 से लेके अब तक चल रहा है, जिसमें लगभग आज जैसे बताया कि 180 देशों में इनके मरकज बन चुके हैं। ये तीसरे चरण में क्या स्थिति है, ये कट्टरवादी धर्म प्रचार, उसके साथ धर्म परिवर्तन, और साथ में ये आतंकवादी जिहादी इस्लाम को भी समर्थन करना शुरू हो गया। डॉक्टर फरहान जाहिद है पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ, उनका क्या कहना है इसके बारे में कि तबलीगी जमात आतंकवाद का प्रवेश द्वार, इट इज अ गेटवे टू दी टेररिज्म। और ये बात ठीक भी कैसे होती है कि 1980 में पाकिस्तान में जो इनका मरकज है लाहौर के नजदीक रायगंज में, वहां पे इनकी मीटिंग हुई, और वहां हरकतुल मुजाहिदीन जो आतंकवादी संगठन है प्रमुख, कश्मीर में भी सक्रिय है, उसकी गठन हुआ, और उसके सारे ही सदस्य जो थे वो तबलीगी जमात से संबंध रखते थे, जो उनके संस्थापक संबंध। उसके बाद अमेरिका जो है, उसका जो डिप्टी चीफ FBI है, वो क्या कहता है कि अल कायदा जो है अपने लड़ाकों की भर्ती के लिए तबलीगी जमात का इस्तेमाल करती है। इसके बारे में हमारे पास ठोस प्रमाण है। आगे चल के हम देखते हैं विकीलीक्स क्या कहता है। विकीलीक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो 9/11 में अमेरिका में हमला हुआ था, उसके पीछे भी संबंध जो है वो तबलीगी जमात और दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए थे। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। और इसी तरह हम देखते हैं कि अन्य देशों में, जैसे अपना नॉर्थ अफ्रीका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, अफगानिस्तान है, मोरक्को है, डेनमार्क है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिलीपाइंस, इन सब से जो है ये बड़ी पैमाने में आज आतंकवादियों की भर्ती का एक माध्यम जो है वो तबलीगी जमात बन चुकी है। और इसके एक सॉलिड प्रूफ जो है इन देशों ने
अपनी खुफिया रिपोर्ट में दिए। आगे हम फोकस करते हैं कि ये तबलीगी जमात का संबंध पाकिस्तान और बांग्लादेश से क्या है। बांग्लादेश में तबलीगी जमात का सबसे बड़ा मरकज है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का आता है, भारत में इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर निजामुद्दीन में है। और इसके बारे में क्या होता है, यहाँ पे पाकिस्तान का हवाला देके एलेक्स एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान जिसने तबलीगी जमात में काम किया है, वो क्या कहता है कि पाकिस्तान में रायविंड में जो मरकज है वहां से लगभग लाखों की संख्या में ये जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो हर साल प्रचार के लिए निकलते हैं। कम से कम 7-8 लाख लोग जो है सारा साल, जो छोटी छोटी टोलियां होती हैं जिनको जमात बोलते हैं, 10-10, 12-12 लोग की, वो सारे देश में जाके पाकिस्तान में प्रचार करते हैं। जब वो लोग वापस आते हैं, रिपोर्ट करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग के बेस पे ये मूल्यांकन किया जाता है कि इनमें बेस्ट जो अपना सदस्य और प्रचारक कौन से रहे। जो बेस्ट होते हैं उनको चुन के ये अधिकारी जो है तबलीगी जमात के पाकिस्तान के, वो उनको 4 महीने की विशेष शिक्षा देने की बात करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में, जहाँ उनकी अच्छी तरह जो है ब्रेन वॉशिंग की जाती है और कट्टर जिहादी सलाबी जो इस्लाम है उसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है। और जब 4 महीने का कोर्स पूरा हो जाता है, उसके बाद एलेक्स कहते हैं कि जो आतंकवादी संगठन है, खास तौर पे हरकतुल मुजाहिदीन, तालिबान और अल कायदा, इनके जो शीर्ष प्रतिनिधि है वो उन मरकज में आते हैं तबलीगी जमात में, रायविंड में आकर वो उन प्रशिक्षित नौजवानों को प्रेरणा देते हैं कि हमने जो है आगे मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी है और हमने हिंसा द्वारा जिहाद में लाना है। और मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स दे जॉइन दीज ट्रेनिंग कैंप्स ऑफ द टेररिस्ट। ये एक एस्पेक्ट है। और इसी पक्ष में और जो जानने की बात है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, हम क्या देखते हैं उनके पिताजी जो थे वो तबलीगी जमात के प्रमुख सदस्य थे और खास तौर के फाइनेंसर थे। इसके अलावा पाकिस्तान में और बांग्लादेश के बहुत से राजनीतिक नेता और मिलिट्री ऑफिसर इससे जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान में तो जो आर्मी के बैरक्स होती हैं, उनके कैंप्स होते हैं, उनमें विशेष तौर पे इनको आमंत्रित किया जाता है तबलीगी जमात के लोगों को, ताकि वो कट्टरवादी इस्लाम का प्रचार करके उनको एक तरह से ब्रेन वॉशिंग करके तो एक सच्चा मुसलमान बनाए। तो ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुछ इस तरह की गतिविधियां थी। आज के संदर्भ में तबलीगी जमात की जब गतिविधियों की बात करते हैं तो फिर बात आ जाती है एलेक्स के कि उन सभी गतिविधियों को जब हम इकट्ठा करके एक मूल्यांकन करते हैं तो वो कहते हैं कि तबलीगी जमात जो है इतने वुल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग, यानी कि ये भेड़ की खाल में भेड़िया है। ये आकलन है विद्वानों। तो कैसे भेड़िया है, इसके कुछ एक मैं बिंदु रखूंगा। सबसे पहले कि ये कट्टरवादी जिहाद का ब्रेन वॉशिंग का एक केंद्र है। ये अत्यंत रूढ़िवादी और किसी भी मुसलमान को कट्टरवादी इस्लामी जिहादी बनाने में सक्षम है, ऐसी इसकी ट्रेनिंग है। हकीकत में तबलीगी जमात मुसलमानों में ऐसी सोच पैदा करती है जिससे कट्टरपंथी वहाबी सलाफी जिहादी विचारधारा जो कि बहुत से उग्रवादियों की है, उससे इसको अलग करना कठिन हो जाता है। दूसरी बात कि ये गैर मुसलमानों के विरुद्ध सख्त नफरत पैदा करती है और उनमें ये प्रेरणा देती है कि वो किसी भी तरीके से ये जो काफिर हैं इनको हमने नष्ट करना है। और शायद मरकज निजामुद्दीन मरकज से अभी निकले हुए जो है
तबलीगी जब वो देश के सारे हिस्सों में फैल गए तो बहुत से लोगों का सोचना है कि उसी के अनुसार अनुसार ये कोविड जिहाज शायद लाना चाहते थे भारत में काफिरों के बीच में। तो ये उनका दूसरा एजेंडा है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि ये इस्लामी प्रचारकों की सबसे बड़ा संगठन है। 8 करोड़ यदि इसके सदस्य हैं तो 8 करोड़ ही प्रचारक है। और इसलिए कहा जाता है कि दिस इज द लार्जेस्ट अपना मिशनरी ग्रुप इन द वर्ल्ड ऑफ आउट ऑफ एनी रिलीजन। अलग और जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जिहादियों व उग्रवादियों का एक स्लीपर सेल है। यदि ये सामने नहीं भी आते तो बहुत सारे जो इनके मेंबर्स हैं वो स्लीपर सेल का काम करते हैं। और चेचनिया, रशिया, सोमालिया, अफ्रीकन कंट्रीज ने एक क्वेश्चन तूने जो किया के बारे में सोच ही ले गया था तथ्य इकट्ठे करके इनको पूरा बैन कर दिया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया कि ये स्लीपर सेल उन देशों में बना रहे हैं। यहाँ पर प्रवासी काम कर रहे हैं। क्या करते हैं तो कि ये कोई भी जो उग्रवादियों का मिशन होता है दुनिया में उसकी ये लॉजिस्टिक सपोर्ट, शेल्टर और ट्रैवल फैसिलिटीज देने का काम करते हैं। पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए जितने भी नौजवान आते हैं वो किस रूप से आते हैं? वो कहते हैं कि भाई रायबिंड में जाके जो मरकज का मुख्यालय है वहां जाके हमने इस्लाम धर्म और इस्लामिक संस्कृति का अध्ययन करना है। वी आर स्टूडेंट्स। और एक बार जब वो वीजा लेके एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद वो सीधा आतंकवादियों के कैंपों में जाके शरण लेते हैं। और इसी तरह हम दूसरा जो देखते हैं इसका प्रूफ कि भारत में जैसे रोहिंग्या जो आए हैं बर्मा से चल के बांग्लादेश से, उसके बाद बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब करके जम्मू में पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके फिट हो गए। आउट ऑफ 40,000 10,000 वहां बैठ गए। किस प्लान के अधीन? किसने उनको डायरेक्ट किया? बाकी देश में क्यों नहीं गए? ये एक डेफिनेटली एक योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और जो प्रेजेंट ऑफिशियल डाटा है उसके मुताबिक यदि 5,743 रोहिंग्या जम्मू के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, उनमें से 4,912 को आज यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन और रेफ्यूजीज का कार्ड या सर्टिफिकेट मिल गया, अर्थात उनको हटाना मुश्किल है। ये किन्होंने दिलवाया सर्टिफिकेट? हमें ध्यान रखना चाहिए। जब 2 साल पहले सरकार ने कहा कि हमने रोहिंग्या को वापस भेजना है तो सारे देश में ये सड़कों पे आ गए, हजारों की तरफ में जुलूस निकले कि भाई इनको वापस क्यों भेजना है। जो सो कार्ड सीडो सेकुलरिस्ट भी इनकी आगे भी इनके ह्यूमन राइट्स है। और जब सीए की बात आती है तो ये उसके उलट जुलूस निकालते हैं, सड़कों पे आते हैं। सो एजेंडा इज वेरी क्लियर, वी मस्ट बी क्लियर इन अवर माइंड्स आल्सो। इसी तरह हम देखते हैं कि इनका एक तब्दीली दिमाग का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इनको संरक्षण देने का काम करता है। इनके ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि ये इनकी गतिविधियां जो है उनको एक कानूनी, अमली और मानवीय जो है जामा वो पहनाया जाए। जैसा मैंने अभी बताया है कि ये रोहिंग्या जो है इनके मानवीय अधिकार जो है वो कहाँ जाएंगे, जहां बाहर भेज देंगे, दिस दैट एंड व्हाट नॉट। सो जब कोई कार्रवाई होती है तो ये कहते हैं जी देखो जी ये जुडिशरी भी बायस्ड है, ये सरकार भी बायस्ड है, ये प्रेस और मीडिया भी गलत है जैसे आजकल हो रहा है, ये देखो ये तो बदनाम कर रहे हैं। सो ये बुद्धिजीवी वर्ग का काम है कि इनको संरक्षण देना। फिर ये आतंकवादी संगठनों का स्पष्ट तौर से समर्थन करते हैं। हर साल लगभग 8,000 से 9,000 युवाओं को ये पाकिस्तान से दुनिया जो जिहादी कैंपों से ट्रेनिंग देकर दुनिया में जिहाद के लिए सप्लाई कर रहे हैं। ये एक ध्यान देने वाली बात है। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दीज आर द सोर्स ऑफ सिंगल वुल्फ अटैक, अर्थात हर एक व्यक्ति जो इनका कट्टर इस्लामी जिहादी मानसिकता से तैयार होता है वो अकेले भी सुसाइड अटैक करने में कामयाब हो जाता है और इनसे प्रेरणा लेके वो अंजाम देता है। इससे कई सारे उदाहरण हमारे सामने। अब लास्ट में हमारे पास बात आ जाती है
कि भारत में तबलीगी जमात के सामने क्या स्थिति है और क्या चुनौती है। कोरोना महामारी के दौरान आई विल कॉल इट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि इनके अंतरराष्ट्रीय निजाम मरकज में क्या हो रहा है, निजामुद्दीन में, ये हमारे सामने आ गया है। इनका असली चरित्र और मानसिकता जो है वो सामने आ गई है और उससे पर्दा फाश हो गया है, पर्दा हट गया। ये तो हम पहले भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं, फिर भी बात बताता हूं कि आज गुजरात राज्य में 80% मस्जिदें जिन पे बरेलवी मुसलमानों का कब्जा था, अब तबलीगियों के नियंत्रण में आ गई। इसी तरह गुप्तचर जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक कि तबलीगी जमात की बांग्लादेश और पाकिस्तान की इकाई, रोहिंग्या का मैंने अभी बात किया है, और क्या हम देखते हैं कि अभी हाल में सीए का विरोध के पीछे भी इसका हाथ आ रहा है। पीछे टीवी चैनल पर इनके जो स्पोक्समैन थे उन्होंने खुद इसको एडमिट किया है। और लास्टली मैं एक अमेरिका के गुप्तचर विभाग की स्टेटमेंट बताता हूं। वो क्या कहते हैं कि हमें पूरा ध्यान ओसामा बिन लादेन के केंद्रित किए हुए हैं, हम पूरा ध्यान ओसामा बिन लादेन पर केंद्रित किए हुए हैं। आतंकवाद पर जो तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक हम ये ना समझे कि अल कायदा तबलीगी जमात जैसे समूहों द्वारा फैलाई गई विचारधारा की उपज है। सो लड़ाई जो है विचारधारा की है। जो तबलीगी जमात जो है वो रूट है और उग्रवादी और आतंकवाद जो है इसके फ्रूट्स है। भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश और अन्य देशों में जो तबलीगी जमात है कट्टरपंथियों का टूरिस्ट वीजा प्राप्त करके आती है और पूरा देश में प्रचार करती है। अभी जो निजामुद्दीन में हम देखते हैं कि टूरिस्ट वीजा पे कितने लोग आए, और वो जो इनका वार्षिक अधिवेशन है उसके बाद 10-10, 12-12 की इनकी टीम बना के सारे देश में फैल गई, अलग अलग मस्जिदों में गई। तो वो भारतीय मुसलमानों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये क्या साजिश हो रही है, हमें इसको समझना चाहिए। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी तीसरी स्टेज में ना पहुंच जाए उसके लिए प्रयासरत है और संघर्ष कर रहा है। मेरा ये मानना है कि तबलीगी जमात का जो तीसरा एजेंडा है कि दुनिया में आतंकवाद का प्रसार करके जिहाद लाना, वो तीसरी स्टेज हमको रोकनी है। और इसके लिए ठोस कदम सरकार को और हम लोगों को, समाज को भी उठाने पड़ेंगे, जागरूक होना पड़ेगा, नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा और तबलीगी जमात का जो असली चेहरा है वो सामने लाना पड़ेगा। और ये एक लड़ाई विचारधारा की है। कोविड महामारी तो 2-3-4 महीने में खत्म हो जाएगी, पर ये जो विचारधारा की लड़ाई हमारी तबलीगी समाज से लंबी चलने वाली है। और जल्दी समय में रहते इसको हमने ध्यान ना किया तो बहुत मुश्किल होगा। जैसा कि इट इज रिटन ऑन द वॉल, दैट इज द फैनेटिक जिहादी Islam they want to be established in India and in the world. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ये आगे भी सबसे इसको शेयर करें ताकि जो एक तबलीगी जमात का सही चेहरा है वो सबके सामने आए। नमस्कार।